हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 43। तो ये बेटे 12वीं यूनिट का 43वां वीडियो है। और इससे पहले 42 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसे आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए। तो इसे हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हमारा मेन फोकस आज रहेगा सहसंयोजक आबंध का विदलन पर। तो हम इस टॉपिक को आज पूरा क्लियर करेंगे। सहसंयोजक आबंध का विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना। जो सहसंयोजक बंध होता है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है, इस बात को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सहसंयोजक बंध का विदलन अर्थात वो किस प्रकार टूट सकता है, उसके बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो फिजन, और या तो फिजन को और क्लीवेज भी कह सकते हो आप। विदलन या टूटने को फिजन और क्लीवेज कुछ भी कह सकते हो, फिजन और क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में ये हेडिंग लिख लो, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, और इंग्लिश में भी लिख लो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लिख लिया बेटे? पोज करके लिख लिया करो। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि सर आप अपना स्पीड पढ़ाने का थोड़ा फास्ट रखा करो, आपका स्पीड थोड़ा स्लो है। तो मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि जो टीचर होता है उसका मेन फोकस होता है कि उसके क्लास में सबसे लोअर लेवल वाला कौन सा स्टूडेंट है। तो एक टीचर को चलना पड़ता है ऐसे हिसाब से कि जो बुद्धू से बुद्धू बच्चा है, यानी जो मोटे से मोटे दिमाग वाला बच्चा है, वो भी समझ जाए। इसलिए टीचर्स का स्पीड नॉर्मली स्लो रहता है यदि वो सभी बच्चों को समझाना चाहता है। पर हाँ, एक बात है, यदि आपका दिमाग बहुत तेज है और आप जो है शार्प माइंड वाले कोई स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वीडियो की स्पीड को फास्ट करके देख लिया करो। और मैं इस बात को बीच बीच में कई बार कहता हूं कि आपका दिमाग जितना भी तेज है, आप अपने वीडियो की स्पीड उतनी फास्ट कर लो। यदि आपका दिमाग बहुत ही तेज है तो आप 2x की स्पीड पर देखा करो, यानी इंटू 2 की स्पीड पर, यानी वीडियो की स्पीड को जस्ट डबल कर लिया करो। उससे आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है? तो आप अपने माइंड के लेवल के हिसाब से वीडियो की स्पीड रखा करो। यूट्यूब में आपको सीख जाना चाहिए कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, हमारा जो मेन आज का टारगेट है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना। एक हेडिंग लिखते हैं कार्बनिक अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रियाएं, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहला सवाल तो बच्चों के दिमाग में यही आता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कार्बनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में। तो इसका आंसर आपको क्या देना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिकों के बीच, कार्बनिक यौगिकों के बीच होने वाली, कार्बनिक यौगिकों के बीच होने वाली अभिक्रियाएं। यदि कोई आपसे कहता है या पूछता है कि कार्बनिक अभिक्रियाएं या ऑर्गेनिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कार्बनिक
पदार्थ या कार्बनिक यौगिकों के बीच जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब आपको मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है ना, ये सभी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं ये सभी? आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है, जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं ये सभी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं आयनिक भी होती हैं, आणविक भी होती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, भाई नाम से पता चल गया होगा आपको, आयनिक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें आयन हिस्सा लेते हों, आयन पार्टिसिपेट करते हों, और आणविक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें अणु हिस्सा लेते हों, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हों। आप आणविक अभिक्रियाओं को इंग्लिश में कह सकते हो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब अगला सवाल बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर आणविक अभिक्रिया क्यों होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्यों होती हैं? इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वे सभी सहसंयोजक यौगिक हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें पाए जाते हैं सहसंयोजक बंध, और जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उन यौगिकों को हम कहते हैं सहसंयोजक यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स हमेशा दिखाते हैं आणविक अभिक्रिया या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। पर हम इसमें एक बात समझते हैं, देखो नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कहीं भी लिखा होगा कार्बनिक अभिक्रिया, वो ज्यादातर एक पद में ही लिखा जाता है। तो हम यहां दिखाते हैं एक बात को कि प्राय माने ज्यादातर, प्राय एक पद में दिखाते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसे नॉर्मली हम एक ही स्टेप में शो करते हैं, दिखाते हैं एक पद में। पर सच्चाई ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक स्टेप अर्थात सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उसे पूरा होने में, पूर्ण होने में अनेक पद लगते हैं, 2 3 4 5। तो यहां इस बात को लिख लेना, परंतु वास्तव में इनके पूर्ण होने में, वास्तव में इनके पूर्ण होने में क्या होते हैं? अनेक पद होते हैं या अनेक पद लगते हैं। ठीक है, अनेक पद होते हैं। चलो ऐसे लिख लेते हैं। देखो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, जितनी बात मैंने आपको अब तक समझाई है। मैंने आपको समझाया है कि कार्बनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के बीच होने वाली अभिक्रियाएं। फिर मैंने बताया कि जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये सभी आणविक अभिक्रियाएं हैं। कारण बताया क्योंकि कार्बनिक यौगिक होते हैं सहसंयोजक यौगिक, कोवलेंट कंपाउंड। फिर मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं अर्थात कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, इन्हें ज्यादातर एक पद में ही दिखाया जाता है, यानी एक स्टेप में रिएक्शन लिख दिया। पर सच्चाई ये है कि इनमें वास्तविकता में एक पद नहीं होता है, ये 2 3 4 5 कई पदों में पूरी होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और हम जब इनके सभी पदों का अध्ययन करते हैं, कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया है उसके सभी पदों का जब हम अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे, तो इसका मतलब हम अभिक्रिया की क्रियाविधि समझ रहे हैं। क्रियाविधि का मतलब वो अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है, मैकेनिज्म का मतलब कि वो रिएक्शन कौन कौन से स्टेप में हो रही है, कौन कौन से पदों का पालन कर रही है। तो उन सभी पदों के अध्ययन को ही हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो पहली तो बात ये समझनी है आपको। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पूरा होने में बहुत सारे पद लगाती है, बहुत सारे स्टेप लगाती है। उसमें कौन कौन से पद हैं? जैसे मैं आपको कहूं कि सबसे पहले क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक अभिकारक होता है। केमिकल रिएक्शन में एक अभिकारक होता है, अभिकारक, या फिर अभिकारक को आप कह सकते हो क्रियाधार, या आप क्रियाधार कह सकते हो अभी। अच्छा, इनके नाम आपको इंग्लिश में भी पता होने जरूरी है। अभिकारक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है,
और क्रियाधार को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो किसी भी रिएक्शन में सबसे मेन चीज होती है अभिकारक या क्रियाधार। ये एक रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट वो है जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है। तो एक तो इसका हमें नॉलेज होना जरूरी है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जब अभिकारक के ऊपर आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करता है तो एक आपको पता होना चाहिए आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में। आक्रमणकारी अभिकर्मक मतलब किसी भी अभिकारक के ऊपर अटैक करता है आक्रमणकारी अभिकर्मक। इंग्लिश में कह सकते हो अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। तो हमने पढ़ा कि अभिकारक या क्रियाधार इसका हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैकिंग रिएजेंट करने से बनेगा मध्यवर्ती। क्या बनता है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती को आप इंग्लिश में कह सकते हो इंटरमीडिएट। आप कह सकते हो इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बनने से उत्पाद बनता है। जरा इसकी स्पेलिंग सही कर लो। इंटरमीडिएट क्या बनता है? उत्पाद। जो आपको चीज चाहिए जो सबसे मेन है वो उत्पाद है, जिसे आप कह सकते हो प्रोडक्ट। तो उत्पाद बनता है और इसके साथ कुछ दूसरी चीजें भी बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं सह उत्पाद। सह उत्पाद या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो साइड प्रोडक्ट। देखो इन चीजों का आपको जरूर पता होना चाहिए जितनी बात मैंने अब तक आपको पढ़ाई, यदि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना है। देखो क्या बताया, यूं बताया कि हमें पता चल गया कि वास्तव में जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं ये पूर्ण होने में अनेक पद होते हैं, इनके मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस का कुछ हिस्सा मैंने आपको बताया कि इनमें कार्बनिक अभिक्रियाओं में एक तो होता है अभिकारक। अभिकारक कह दो या क्रियाधार कह दो, रिएक्टेंट कह दो या सबस्ट्रेट कह दो, और इसके ऊपर अटैक करता है आक्रमणकारी अभिकर्मक या अटैकिंग रिएजेंट। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और आक्रमणकारी अभिकर्मक के अटैक करने से क्या होता है कि पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं। ध्यान से सुनना, जो पुराने बॉन्ड हैं इसके पुराने बॉन्ड तो टूट जाएंगे। किसके? अभिकारक या क्रियाधार के, और नए बॉन्ड बनेंगे। तो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बनने लग रहे हैं, अर्थात ना तो पुराने बंध पूर्ण रूप से अभी टूटे हैं और ना ही नए बंध पूर्ण रूप से अभी बने हैं। तो वो जो बीच की स्थिति होती है ना, जिसमें पुराने बॉन्ड तो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो वो जो बीच वाली स्थिति है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या हो रहा होगा? बीच में ये हो रहा होगा कि जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूट रहे होंगे, टूटने की प्रोसेस में होंगे, और नए बॉन्ड बनने की प्रोसेस में होंगे। तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। और जब पुराने बॉन्ड सारे टूट जाते हैं, जितने टूटने थे वे टूट जाते हैं, और नए बॉन्ड जितने बनने हैं वे बन जाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद, जिसे आप कह सकते हो मेन प्रोडक्ट, जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप रिएक्शन करवा रहे थे। और उत्पाद के साथ बनता है सह उत्पाद या साइड प्रोडक्ट। ये चीज हमें मिल जाती है साथ में। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी होगी। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, लिखो पहले इसे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे सह संयोजक आबंध के विदलन या फिजन, और आप फिजन को कह सकते हो क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ये बॉन्ड लिखा हुआ है, तो आपको इसके बारे में सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि सह संयोजक आबंध का विदलन हो सकता है दो प्रकार से। दो प्रकार से हो सकता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरीके से टूट सकता है। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया यदि चल रही है तो उसके चलने में कई पद होते हैं,
यानी ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, भले ही हम एक सिंगल रिएक्शन में इसे दिखा देते हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को, पर ऑर्गेनिक रिएक्शन वास्तविकता में एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। और मैंने आपको अभी एक बात और भी बताई कि ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में जो पुराने बॉन्ड हैं वे टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ना तो सीखना ही पड़ेगा, और बॉन्ड के तोड़ने को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विदलन या फिजन या क्लीवेज। और आपको एक बात मैंने और भी बताई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, सह संयोजक बंध ही पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और सह संयोजक बंध को तोड़ना हमें पड़ेगा, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमें सीखना है सह संयोजक आबंध का विदलन। आबंध कह दो या बंध कह दो या बॉन्ड कह दो, एक ही बात है। तो मैंने बताया कि सह संयोजक बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। उनमें हमें जो पहला तरीका सीखना है, यहीं से ही बता देता हूं आपको। पहला तरीका होता है समांगी विदलन। समांगी विदलन, और मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि वीडियो का स्पीड आप अपने दिमाग के लेवल के हिसाब से रखा करो, वीडियो का स्पीड रखा करो अपने माइंड के लेवल के हिसाब से। समांगी विदलन को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन, या आप कह सकते हो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हो आप। फिजन की जगह आप क्लीवेज वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो अब सवाल अगला खड़ा हुआ कि सर समांगी विदलन है क्या? समांगी विदलन का मतलब है कि जो सह संयोजक बंध है, दो परमाणुओं के बीच बना हुआ सह संयोजक बंध, उस एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। सह संयोजक बंध का मतलब साझेदारी से बना हुआ बंध। यदि दो परमाणुओं के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा पहले परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे परमाणु का। तो यदि वो बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर चला जाए, तो ऐसे बॉन्ड फिजन को या ऐसे विदलन को हम कहते हैं समविदलन, यानी बॉन्ड समान रूप से टूटा है। बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला गया है, तो इसलिए इसे कहा समविदलन। तो आप कह सकते हो, इसमें लिख सकते हो डेफिनेशन, इस विदलन में बंध कौन सा है? सह संयोजक बंध, पता है ना आपको। बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जिसे आप कह सकते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीपी। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इस विदलन में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से दोनों परमाणुओं पर क्या होता है बताओ? दोनों परमाणुओं पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मतलब दोनों परमाणुओं पर समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर। तो बॉन्ड एक तरीके से समान रूप से टूटा है, इसलिए इसे कहा है हमने समांगी विदलन या होमोलाइटिक, क्या कहा है? होमोलाइटिक फिजन। वैसे इसे समविदलन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे हम समविदलन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है समविदलन, तो आप समांगी विदलन भी कह सकते हो और समविदलन भी कह सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखने से पहले मैं थोड़ा सा इसे समझाता हूं कि मान लो ए और बी ये दो परमाणु हैं और इनके बीच बॉन्ड बना हुआ है और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं। यदि मैं आपको कहूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया इस परमाणु पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इस परमाणु पर, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसे आप कह सकते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बंध युग्म, इलेक्ट्रॉन का बंध युग्म। एक इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु पर और दूसरा दूसरे परमाणु पर चला गया,
या फिर आप इस बात को ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ए और बी, इन दोनों परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड था और उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन इसे वापस मिल गया और इसी तरीके से इस बी परमाणु को भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है। इस तरह की जो स्पीसीज हमें मिलती है, इन स्पीसीज को हम कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। आप मुक्त मूलक को इंग्लिश में कहते हो फ्री रेडिकल। क्या कहते हो? फ्री रेडिकल। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो समांगी विदलन या समविदलन है या होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? आयन बनता है या रेडिकल? तो आप कहोगे फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बनता है समविदलन से। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। यहां से एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास क्लोरीन गैस है, Cl2 को ऐसे दिखाते हैं Cl बॉन्ड Cl, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इसका है। यदि सनलाइट की प्रेजेंस में H न्यू माने क्या होता है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये बनते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। ये 2 क्या बनते हैं? क्लोरीन मुक्त मूलक। तो समविदलन को आप समझ गए होंगे, जहां तक उम्मीद है, कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन 2 एटम्स, जिन दोनों एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर बात? समविदलन, इसीलिए तो इसका नाम है। समविदलन कह दो या समांगी विदलन कह दो, एक ही बात है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको इसके बारे में और पढ़ाना चाहूंगा। एक हेडिंग लिखते हैं विशेषताएं। हेडिंग लिखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, ये जो समविदलन है या समांगी विदलन है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैं एक नाम बार बार बोल रहा हूं, समांगी विदलन का नाम कुछ राइटर्स ने समविदलन भी लिख रखा है। तो आपके जो स्कूल के टीचर होंगे वो या तो आपको समविदलन बताएंगे या समांगी विदलन बताएंगे। और ये तो होमोलाइटिक फ्यूजन तो इंग्लिश में कहेंगे ही, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हैं। तो एक ही चीज के नाम होते हैं बहुत सारे, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बस बात यह है। देखो विशेषताओं में एक बात ध्यान रखनी है कि जो समविदलन होता है, जो समविदलन होता है ना, समविदलन से पहली विशेषता, समविदलन से जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद, उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्या प्रोडक्ट बनता है? मुक्त मूलक। क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है ना एग्जाम में कि समविदलन या समांगी विदलन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। यानी इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन खोया था बॉन्डिंग प्रोसेस में, वो इसे वापस मिल चुका है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है, दूसरी विशेषता, कि जो समविदलन है वो अधिकतर, प्राय का मतलब क्या होता है? अधिकतर, अधिकतर गैसीय अणुओं में होता है। अधिकतर गैसीय अणुओं में होता है। ध्यान रखोगे ना इस चीज को, कि जो समविदलन है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है या समांगी विदलन है, ज्यादातर गैसीय अणुओं में देखने को हमें मिलता है। अच्छा, तीसरी बात बहुत खास है, इसे समझ लेना ध्यान से। तीसरी बात है प्रेरित करने वाले कारक। प्रेरित करने वाले कारक मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो समविदलन के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं या प्रेरित करते हैं बॉन्ड को समविदलन या समांगी विदलन की तरह टूटने के लिए। आपको पता है ना, प्रेरित करने का मतलब क्या होता है? प्रेरित करने का मतलब होता है मजबूर कर देना, विवश कर देना, या उसकी तरफ आकर्षित कर देना, किसी विशेष कार्य की तरफ, उसे कहते हैं प्रेरित करना। जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, ठीक है,
समझ रहे हैं ना, प्रेरित करने का मतलब क्या है, प्रेरित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो समविदलन को या समांगी विदलन को प्रेरित करते हैं। इसमें एक फैक्टर तो आपको ध्यान रखना है, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। यदि आप किसी ऐसे विलायक का प्रयोग करते हो जो अध्रुवीय है, वैसे जल का आपको पता है जल एक ध्रुवीय विलायक है, पर कार्बन टेट्राक्लोराइड तो एक अध्रुवीय विलायक है CCl4। ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में मैंने आपको भली भांति समझा रखा है। तो अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में समविदलन होता है, ये इंड्यूस करता है बॉन्ड को होमोलाइटिक फिजन से टूटने के लिए, ठीक है। अच्छा, यदि आपको प्रकाश सनलाइट की प्रेजेंस में कहीं बॉन्ड टूट रहा है तो वहां भी समविदलन होगा, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने Cl2 HNu का मतलब क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को ही इंड्यूस करती है। और एक आप ध्यान रखना, उच्च ताप, उच्च ताप, यदि किसी बॉन्ड फिजन प्रोसेस में हाई टेम्परेचर है तो समझो कि वहां समविदलन होगा। और यदि कहीं किसी बॉन्ड फिजन प्रोसेस में पेरोक्साइड है, क्या है, पेरोक्साइड, तो भी वहां समविदलन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को इंड्यूस करते हैं, पर इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है आपको, रखोगे ना ध्यान, अध्रुवीय विलायक, प्रकाश, उच्च ताप, पेरोक्साइड, तो ये होता है समविदलन और इसकी विशेषताएं ये हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप लिख लिया बेटे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है बेटे विषमांगी विदलन, या हम इसे कह सकते हैं विषम विदलन। जैसे हम उसे कह सकते थे समविदलन, तो इसका नाम मैंने यहां लिख दिया है विषम विदलन, भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। और इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, या हेट्रोलाइटिक फिजन भी आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपका सह संयोजक बंध है वो दो परमाणुओं के बीच बना होगा, और सह संयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। समझ रहे ना आप, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर ही चले जाएंगे, और एक परमाणु पर जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण हो सकता है कि जिस परमाणु पर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बॉन्ड के, शायद उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उसका वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, वीडियो की स्पीड मेंटेन रखना अपनी माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग। इस विदलन में सह संयोजक, इस विदलन में सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, शायद वो परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो, इसलिए। जैसे हम समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे जाते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक परमाणु A है और एक परमाणु B है, और इसके बीच जो बॉन्ड बन रहा है दोनों परमाणुओं के बीच, उसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले गए, A के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा, A पॉजिटिव, A के पास इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो भी B ने ले लिया, और B के ऊपर चार्ज आ जाएगा B नेगेटिव, इसके पास चला गया ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पीसीज यहां बनी, ये फ्री रेडिकल तो है नहीं, मुक्त मूलक तो ये है नहीं, ये है आयंस। क्या है? आयंस। ध्यान रखना आपको कि जो समविदलन से प्रोडक्ट बनता है वो तो होता है मुक्त मूलक,
और जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन यानी विषम विदलन से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आयन, धन आयन और ऋण आयन, कैटायन और एनायन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए परमाणु और बी परमाणु के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सह संयोजक बंध, उस सह संयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शायद ए के पास चले गए हों, बॉन्ड यहां से टूटा हो, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ए के पास, तो ये भी तो विषम विदलन है। इस बार ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, दिखा दिया हमने इलेक्ट्रॉन पेयर, और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्या है, आयंस ही बने हैं। आपको पता है आयन, धन आयन और ऋण आयन दो तरह के होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा पूरा शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ, जिसकी तरफ शिफ्ट होगा वो तो बनेगा ऋण आयन, और जिसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, वो बनेगा धन आयन। ठीक है, ध्यान रखोगे ना। चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूं H बॉन्ड Cl और इसमें बॉन्ड टूटना है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो आपको पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो यहां तो H पॉजिटिव और यहां Cl नेगेटिव, ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब यहां सवाल बच्चों का होता है कि सर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्यों गया, बॉन्ड इस तरीके से क्यों टूटा, तो इसका तो सीधा सा जवाब है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ध्रुवीय अणु होगा तो उसमें ही विषम विदलन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम बहुत सारी आने वाली अगली रिएक्शंस में ऐसा भी बॉन्ड फिजन देखेंगे। देखो ये तो दोनों एक ही जैसे परमाणु हैं, तो इनमें भी विषम विदलन हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये तो बनेगा Br पॉजिटिव और ये बनेगा Br नेगेटिव, तो इनमें भी विषम विदलन हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, पहले आप लिख लिया बेटे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विषम विदलन की विशेषताओं की। हेडिंग लिखते हैं विशेषताएं। चलो इसकी विशेषताएं देखते हैं। जिस तरह हमने सम विदलन की विशेषताएं पढ़ी थी, इसी तरीके से विषम विदलन की विशेषताएं भी पढ़ते हैं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो हमें पढ़नी है कि जो विषम विदलन से जो प्रोडक्ट बनता है, मींस जो उत्पाद बनता है, वो क्या होता है, उत्पाद क्या बनता है। तो आपको पता है उत्पाद बनते हैं आयन, जैसे धनायन व ऋणायन। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि समविदलन से क्या बनता है। समविदलन पढ़ लिया हमने, उससे बने थे मुक्त मूलक, और विषम विदलन से क्या बनते हैं, धन आयन व ऋणायन। या फिर आप केवल एक शब्द लिख सकते हो, आयन। यदि आप आयन लिखते हो तो इसका मतलब धनायन भी हो जाता है और ऋणायन भी हो जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो विषम विदलन है उसे प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंड्यूस करते हैं विषम विदलन को। ठीक है, कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा जो कारक है वो है ध्रुवीय विलायक। यदि आप विषम विदलन को किसी ध्रुवीय विलायक में संपन्न कर रहे हो, ध्रुवीय विलायक जैसे आपने सुना है जल, जल तो एक सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है। यदि ध्रुवीय विलायक जैसे जल में आप बॉन्डिंग प्रोसेस को चला रहे हो, यानी बॉन्ड फिजन को चला रहे हो, बॉन्ड तोड़ना है ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, तो पक्की बात है विषम विदलन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। ठीक है, और एक इसका कारक आप ध्यान रखना, आवेशित आक्रमणकारी अभिकर्मक। आवेशित आक्रमणकारी अभिकर्मक, यानी कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट है जिसके ऊपर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, तो इसकी उपस्थिति में भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन ही होगा। ध्यान रखेंगे सब। ठीक है,
एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विषम विदलन है ना, वो ज्यादातर कैसे माध्यम में होता है? वो ज्यादातर होता है विलयन में। मतलब यदि कोई विलयन है, विलयन का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन। यदि विलयन में बॉन्ड टूटता है तो समझ जाओ विषम विदलन होने के चांस सबसे ज्यादा हैं, ध्यान रखना। तो विलयन भी माध्यम, यदि आपका विलयन है तो वहां शायद विषम विदलन ही हो। तो यहां एक काम करो, आप ऐसे लिखो कि ज्यादातर, प्राय विलयन, माध्यम कैसा होना चाहिए? विलयन होना चाहिए, तो विषम विदलन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ समविदलन और विषम विदलन। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, देखो यहां कुछ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक परमाणु A है और इसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा परमाणु B, पर B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। ये तीर का निशान बताता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास गए तो A के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस B के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो B के ऊपर चार्ज तो कोई नहीं रहेगा। यदि यहाँ प्लस ना होता तो यहाँ माइनस हम दिखा देते, पर माइनस और प्लस मिलके न्यूट्रल हो गए, पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो वहां गया ही ना, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। और यदि मैं क्वेश्चन ये पूछ लूं आपसे, देखना जरा ध्यान से, यदि मैं कहूं A नेगेटिव बॉन्ड B और इसमें भी विषम विदलन हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों इधर चले गए इस परमाणु में, तो इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो गया, उदासीन। तो ये तो रहेगा A और ये बन जाएगा B, कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी दिखा दिया हमने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, A नेगेटिव बॉन्ड B पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर गया। यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर गया तो A के ऊपर तो कोई आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि इधर जाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, पर नेगेटिव पहले से ही है। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता पर पॉजिटिव है, तो ये भी उदासीन है, पर आप इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दिखा सकते हो, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब ये कंसेप्ट क्लियर है, समविदलन और विषम विदलन वाला। A नेगेटिव है, एरो का निशान दिया है, B पॉजिटिव है और फिर एरो का निशान दिया है, और C पॉजिटिव है, और फिर पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन दिखाई यहां जाते हुए और ये इलेक्ट्रॉन दिखाई यहां जाते हुए। अब मुझे बताओ, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पर A के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि आने वाला पॉजिटिव इस पहले से प्रेजेंट नेगेटिव से उदासीन हो जाएगा। और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा B के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, B के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए था, पर B के ऊपर लॉन पेयर दिखा सकते हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकते हो, चार्ज नहीं आएगा। इसी तरीके से C के ऊपर भी आप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखा सकते हो, पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा। आज का हमारा मेन फोकस था बंध का टूटना, बॉन्ड फिजन। ठीक है, बंध का विदलन दो तरीके से होता है, संविदलन और विषम विदलन। संविदलन का मतलब है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाता है। और विषम विदलन का मतलब है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर ही जाते हैं। तो जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों, उसके ऊपर तो आ जाएगा ऋणावेश, वो तो बन जाएगा ऋणायन। और जिसके ऊपर नहीं जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, वो धनायन बन जाएगा। जबकि समविदलन से जो स्पीसीज हमें मिली थी एज ए प्रोडक्ट वे थे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो
और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।